वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हो, सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बाल्यकाल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, या 2 वर्ष से 10 या 12 वर्ष तक की आयु तक। तो जो बाल विकास होता है उसमें जो अवस्थाएं हैं वो 4 होती हैं, ठीक है। सबसे पहले है शैशवावस्था, फिर आती है बाल्यावस्था, फिर आती है किशोरावस्था और फिर आती है प्रौढ़ावस्था। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीक़ों से अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है, तो मैं जो आपको बता रही हूँ वो कॉमन वर्गीकरण है, ठीक है। किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार नहीं बता रही हूँ, ये कॉमन है, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इसके बाद आपकी वृद्धावस्था भी आ जाती है, तो वो अलग है, ठीक है। आप इन चारों को याद रखिए। अब मैं बताती हूँ इनकी एज क्या क्या है। शैशवावस्था है वो जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। और जो बाल्यावस्था होती है वो 6 से लेके 12 वर्ष तक। किशोरावस्था है वो 12 से लेके 18 वर्ष तक, और 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की जो आयु होती है वो प्रौढ़ावस्था में आ जाती है, ठीक है। तो आपसे जो प्रश्न पूछा है वो है बाल्यकाल का। बाल्यकाल क्या बाल्यकाल की एज पूछी। तो जो बाल्यकाल की एज होती है वो 3 से लेके 6 वर्ष तक नहीं, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, ठीक है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो आयु होती है वो होता है बाल्यकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 24 वर्ष, ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 9 से लेकर 12 वर्ष। 2 बार टाइप हो गया है। परवर्ती बाल्यावस्था, परवर्ती बाल्यावस्था है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 6 से लेके 12 साल तक की होती है ना। तो जो 6 से लेके 12 साल तक की होती है उसमें जो 9 से लेके 12 साल तक की जो लास्ट वाली जो एज होती है ना, उसको हम कहते हैं परवर्ती बाल्यावस्था, या फिर इसको कह लो परिपाक काल। क्या कहते हैं? परिपाक काल या फिर परवर्ती बाल्यावस्था। तो आपका जो सही आंसर क्या है? 9 से लेके 12 साल तक। बाल्यावस्था में जो विशेषताएं होती हैं, अगर शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास धीमी गति से होता है ना। और जो बाल्यावस्था में जो बच्चे की, इसको जो कहते हैं वो गंदी आयु, और इसमें मित्र बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है ना। बच्चा स्कूल जाता है, पहली बार मित्र बनाता है, उसका जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी टाइप का हो जाता है। इसकी बहुत सारी विशेषताएँ होती हैं, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, 3 से लेकर 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या फिर किशोरावस्था में। स्वकेंद्रित अवस्था की बात करें तो जो एज होती है 3 से लेकर 6 साल तक, है ना। जो 3 से लेकर 6 साल तक की जो आयु होती है उस एज में बच्चा अपनी खुशी की चिंता ज़्यादा करता है, अहम केंद्रित होता है, जिसकी वजह से इस अवस्था को हम स्वकेंद्रित अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3 से लेकर 6 साल तक, ठीक है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ऑप्शन है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी की शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। इसका आंसर देने के लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी हो। अगर आपने पियाजे की थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो इसका आंसर आप जल्दी से दे देंगे। पियाजे ने क्या कहा था? पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। उसमें सबसे पहली जो थी वो थी संवेदी पेशी अवस्था, फिर बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, फिर बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, और फिर बताई थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4
अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, उसके अंतर्गत ही इसका आंसर आप बता सकते हैं कि जो लास्ट वाली जो एज बताई थी उसमें बताया था कि जो बच्चा होता है उसमें जो चिंतन होता है वो अमूर्त हो जाता है, यानी कि उसकी जो बुद्धि का विकास होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वो किस एज में होता है, तो वो होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास होता है, ठीक है। अगर आप इस एज में कल्पना शक्ति की बात करें, चाहे आप जिज्ञासा की बात करें, चाहे आप बुद्धि की विकास की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, किशोरावस्था में तीव्रतम गति से होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ऑप्शन बी अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन सी द्रुतगामी विकास का नियम, या फिर ऑप्शन डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि द्रुतगामी विकास का नियम। अब दिमाग में सवाल आता है कि कैसे? आपने पढ़ा होगा कि जो शारीरिक विकास होता है उसकी जो गति होती है वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है, यानी कि अगर हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो शारीरिक विकास होता है वो तीव्रतम गति से होता है। अगर हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो शारीरिक विकास होता है वो धीमी गति से होता है। और इसी प्रकार से अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में भी शारीरिक विकास तेज गति से होता है, यानी कि शारीरिक विकास का जो अगर ग्राफ देखें तो पहले तेज होगा, फिर धीमा होगा, फिर तेज होगा। यानी कि अगर शारीरिक विकास का जो नियम की बात करें तो द्रुतगामी विकास का नियम आता है। द्रुतगामी का मतलब होता है तीव्र गति से, अंत में जाके वो तीव्र गति से होता है, फिर धीमा होता जाता है। एक एज के बाद उसमें परिपक्वता आ जाती है बच्चे में, जिसके बाद शारीरिक विकास धीमी गति से हो जाता है। इसलिए शारीरिक विकास का जो प्रमुख नियम माना है वो है द्रुतगामी विकास का नियम, ठीक है। और जो शारीरिक विकास होता है वो होता है सिर से पैर की ओर। ये भी आपको याद रखना है, ये सीटेट में पूछा जाता है कि जो शारीरिक विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। और एक और सिद्धांत है इसके अंदर, निकट से दूर का सिद्धांत, ठीक है। दो सिद्धांत आते हैं, सिर से पैर की ओर होता है, निकट से दूर का सिद्धांत, और जो नियम है वो है द्रुतगामी विकास का नियम, ठीक है। इन तीनों बातों को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है कि मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। सेकंड है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। थर्ड है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। और फोर्थ ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। यानी कि जो मानव विकास क्षेत्रों किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है वो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। कैसे पता करेंगे इसका सही आंसर? आपने मनोविज्ञान पढ़ा है क्या? मनोविज्ञान में कभी भी आध्यात्म की बात की गई है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप ऑप्शन को देखकर ही बता सकते हैं कि कौन से ऑप्शन नहीं होंगे। यानी कि यहाँ आध्यात्मिक शब्द आया है जो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फिर आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन हो सकता है, थर्ड तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आध्यात्मिक शब्द आया है। और फोर्थ है, इसमें ये हो सकता है। अब आपको बताना है बी और डी में से। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। जो मानव विकास 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है, सबसे पहला है शारीरिक, फिर आता है संज्ञानात्मक, फिर आता है संवेगात्मक विकास, फिर आता है सामाजिक विकास। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्तर से, सेकंड है विद्यालय से, थर्ड है परिवार से, और लास्ट है इनमें से सभी से। ठीक है, फिर से दिखा देती हूँ। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित किन किन चीज़ों से होता है? सामाजिक आर्थिक स्तर से होता है क्या, विद्यालय से होता है, परिवार से होता है, या फिर इनमें से सभी से?
इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से सभी से। ठीक है, यानी कि जो बच्चे का सामाजिक विकास होता है वो परिवार से भी प्रभावित होता है, विद्यालय से भी होता है। जब बच्चा विद्यालय जाता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ रहता है, तो उनके साथ रहने से, उठने बैठने से भी बच्चे का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्तर से भी बच्चे का विकास प्रभावित होता है। इसलिए हम 2 ऑप्शन टिक नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो सही आंसर है इनमें से सभी से। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।